हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पोकरराम बामणिया आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे C3 चक्र के बारे में। कक्षा 11 जीव विज्ञान प्रकाश संश्लेषण वाला जो अपना पाठ चल रहा है, उसमें जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसके तहत हम C3 चक्र के बारे में बात करते हैं। C3 चक्र, C3 चक्र या C3 साइकिल। देखिए, C3 जो चक्र है, जिन पौधों में यह चक्र पाया जाता है उन्हें C4 पादप कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आ जाएगी, वे पादप जिनमें C3 चक्र पाया जाता है, मतलब वे पौधे जिनमें C3 चक्र पाया जाता है C3 पादप कहलाते हैं। C3 पादप कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा हो गई। ऐसे पौधे जिनमें C3 चक्र पाया जाता है C3 पादप या C3 प्लांट कहलाते हैं। अब देखिए, इस चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? C3 चक्र कहने का कारण, इस चक्र के अंदर, इस साइकिल के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे C3 चक्र कहा जाता है। इस चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद, देखिए यहाँ पर मैं ये भी बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्रथम स्थायी उत्पाद है उसमें 3 कार्बन तो होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है PGA। इस चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद PGA, पूरा नाम होगा इसका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, जिसमें 3 कार्बन होने के कारण इसे C3 चक्र या कई बार C3 पथ कहा जाता है। C3 पथ कहा जाता है। तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो PGA होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, इस कारण इसे C3 चक्र या C3 पाथवे कहा जाता है। C3 पथ या C3 पाथवे कहा जाता है। अब देखिए, सामान्यतः जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनमें यह चक्र पाया जाता है। अब यदि हम इस चक्र की बात करें तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना है। कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होना है। तो इसके लिए हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? CO2 के प्राथमिक ग्राही कौन है? CO2 का प्राथमिक ग्राही, CO2 का प्राथमिक ग्राही। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि C3 चक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक ग्राही का नाम क्या है? तो उसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, इसको RUBP या RUDP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक ग्राही है RUBP, इसमें कितने कार्बन होते हैं? तो RUBP या RUDP, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन वाला ये जो RUBP है, इसके साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड का योग होता है, जल के अणु का योग होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का योग होगा तो इस चरण को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर जो एक एंजाइम है, इस प्रक्रिया के दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। रूबिस्को जो एंजाइम है, यह एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ता है और ऑक्सीजन उपस्थित होने पर ऑक्सीकरण के रूप में भी कार्य करता है। तो यह कार्बोक्सिलीकरण भी करता है और ऑक्सीकरण भी करता है। ऑक्सीकरण भी करता है, मतलब इसका उपयोग कार्बोक्सिलेज के रूप में भी होता है और ऑक्सीजनेज के रूप में भी होता है। तो रूबिस्को जो एंजाइम है, इसके दो रोल है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, दोनों रूप में यह काम करता है। रूबिस्को जो एंजाइम है, ये प्रकृति के अंदर प्रचुरता में मिलने वाला एंजाइम है। यह एंजाइम प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है। प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है वो रूबिस्को है। इस चक्र के दौरान जो रूबिस्को एंजाइम है, इसका इम्पोर्टेंट रोल भी रहता है कि यह कार्बोक्सिलेज के रूप में काम कर कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें योग करता है। और यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन की मात्रा यदि अधिक है, तो यह एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में भी काम करेगा। अब ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा तो प्रोसेस होगा ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण होगा तो नए पदार्थ नहीं बनेंगे। ऑक्सीकरण होगा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो है वो भी टूटेगा। इसलिए जब यह ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होगा। किसका योग होगा? ऑक्सीजन का योग होगा। अब ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीजन का जब योग होता है तो उस प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो इसको प्रकाश श्वसन कहते हैं। यदि रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता, खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता, बल्कि जो RUBP है उसका ही टूटना हो जाता है। मतलब श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और श्वसन भी ऐसा कि उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होती। तो यह जो अभिक्रिया है, इसको हम नष्टकारी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नष्टकारी अभिक्रिया। मतलब जो पदार्थ है वो नष्ट भी हुआ, पदार्थ है वो टूट भी गया, लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होती है। अब C3 चक्र है, इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है केल्विन। इसलिए केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस चक्र को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। तो ये केल्विन चक्र के बारे में या C3 चक्र के बारे में सामान्य जानकारी हो गई कि C3 चक्र किसे कहते हैं या C3 चक्र इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस चक्र के अंदर जो पहला स्थायी उत्पाद है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 3, इसलिए इसे C3 चक्र कहा जाता है। पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है? PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और जिन पौधों के अंदर यह चक्र पाया जाता है या यह पथ पाया जाता है, उनको C3 पौधे कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राथमिक ग्राही है उसको RUBP कहा जाता है, RUDP भी कह सकते हैं, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही होता है और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है? देखिए, मतलब कोई भी अभिक्रिया होती है बिना एंजाइम के संपन्न नहीं होती। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेरक होता है, यहाँ पर जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक को हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं और जैव रासायनिक क्रियाएं जितनी भी है बिना एंजाइम के संभव
नहीं है या बिना जैव उत्प्रेरक के संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है, रूबिस्को। रिबुलेज, राइबुलोज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, मतलब दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। यह कार्बोक्सिलेज के रूप में भी काम करता है, यह ऑक्सीजनेज के रूप में भी काम करता है। जब यह कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगा तो किसका निर्माण होगा, खाद्य पदार्थ का निर्माण होगा। इसमें तो खाद्य पदार्थ का निर्माण होगा, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन यदि यह ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा तो प्रकाश शोषण की क्रिया संपन्न होगी। इसमें तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादित होगा, कोई पदार्थ है तो बनेगा, लेकिन इसमें उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। यदि ऑक्सीकरण हुआ या ऑक्सीजनेज एंजाइम के रूप में इसने काम किया तो प्रकाश शोषण होगा, इसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इस कारण इसे नष्टकारी अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C3 चक्र या केल्विन चक्र के चरण, मतलब कौन कौन से चरण में यह चक्र है या पथ है वो संपन्न होता है। यह क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण हैं, 3 चरण के अंदर C3 चक्र या C3 पथ है वो संपन्न होता है, केल्विन चक्र संपन्न होता है। तो आपको सबसे पहले 3 चरण ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण। अब नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का योग होगा। नंबर 2, दूसरा जो चरण है वो है अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। नंबर 3 है पुनरुद्ध भवन। 3 चरण है। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी जटिल है, लेकिन आपके जो NCERT बेस्ड बायो है उसके अंदर इसको काफ़ी सरल कर दिया गया है। तो अपने NCERT बायो के अंदर जो दे रखा है वही चीज़ें पढ़नी है, उसी को सीखना है, उसी को समझना है। अब कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बोक्सिलेशन। यदि मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो कार्बोक्सिलेशन। अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन। पुनरुद्ध भवन का मतलब है रीजनरेशन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का योग होगा और अपचयन के अंदर क्या होगा, जो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADPH2 बने हैं इनका यहाँ पर उपयोग होगा और ATP का यहाँ पर उपयोग होगा। और पुनरुद्ध भवन के अंदर जो फर्स्ट टाइम हम RUBP काम में लेते हैं, RUBP का पुनः निर्माण यहाँ पर होता है पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन के दौरान। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है RUBP, RUBP से हमें प्राप्त होता है PGA। PGA कितने कार्बन होते हैं इसमें, 3। अब ये जो RUBP है इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का योग होता है, साथ में जल का भी योग होता है। अब यहां पर एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम। और ये चरण कौन सा है, पहला चरण है जिसको हमने कहा कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड का योग हो रहा है, इसलिए इस चरण को, इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलीकरण कहा जाएगा। और रूबिस्को एंजाइम है, ये कार्बोक्सिलेज के रूप में यहां पर काम करता है। अब देखो, ये RUBP में 5 कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, कितने कार्बन हो गए, 6। लेकिन यहां जो उत्पाद बना उसमें 3 कार्बन है, तो फिर इस उत्पाद के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बनेंगे। क्योंकि यह जो पहला प्रथम स्थायी उत्पाद है इसमें कितने कार्बन है, 3, इसलिए इसे C3 चक्र कहा जाता है, C3 चक्र या पथ कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो दूसरा चरण है उसमें होता है अपचयन, PGA, इसका अपचयन होगा। और ट्रायोज, ट्रायोज का मतलब है
3 कार्बन वाले ट्रायोज फॉस्फेट का निर्माण होता है। ट्रायोज फॉस्फेट, इसका निर्माण होता है। अब देखो इसका जब निर्माण होगा तो ये जो हमारा चरण है, ये चरण है नंबर 2। दूसरे चरण में क्या है? रिडक्शन है। देखो रिडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जो एटीपी बने हैं, एटीपी का यहां पर उपयोग होता है। एटीपी से क्या बन जाएंगे? एडीपी। चूंकि पीजीए के 2 अणु हैं तो एटीपी कितने काम आएंगे? 2। एडीपी कितने बन जाएंगे? 2। दूसरा, इसके अंदर जो प्रकाश अभिक्रिया है उसके दौरान बने थे NADPH2। अब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, इसके साथ जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? NADP। NADP का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहां पर हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग। अब हाइड्रोजन का जब योग होगा तो इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। अब देखिए, यदि ऑक्सीकरण अपचयन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की निकासी अपचयन, इसका उल्टा हाइड्रोजन का योग अपचयन, हाइड्रोजन की निकासी ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या हो रहा है? पीजीए में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, पीजीए में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। अब हाइड्रोजन का योग है तो इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं, इसको हम अपचयन या रिडक्शन भी कह सकते हैं। चूंकि पीजीए के 2 अणु हैं तो यहां पर NADPH2 के भी कितने अणु काम आएंगे? 2 अणु काम आएंगे और क्या बन जाएंगे? 2 NADP। अब ट्रायोज फॉस्फेट का निर्माण हो गया। ट्रायोज फॉस्फेट से किसका निर्माण होगा? अब शर्करा, सुगर का निर्माण हो जाएगा। सुगर जो कि क्या है? भोज्य पदार्थ या जो भोजन है। अब इससे ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बनेगा? RUBP। ये हमारा कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। इसको हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन या पुनरुद्भव। देखिए, हमने इस चक्र को जब शुरू किया, शुरुआत में हमने ये रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया, RUBP को हमने उपयोग में लिया। अब हमें यह चक्र रेगुलर चलाना है, मतलब ये चक्र उसमें रेगुलर चलेगा, इसलिए इस पदार्थ का पुनः बनना भी जरूरी है। क्योंकि हम इस पदार्थ को काम में लेते जाएंगे तो आगे वाले चक्र स्टार्ट कैसे होंगे? आगे वाले चक्र स्टार्ट हो इसके लिए RUBP तो जरूरी है। इसलिए जब ये चक्र कंप्लीट होगा उस समय इस पदार्थ का बनना भी जरूरी है, ताकि इसकी जो कंटिन्यूटी है, जो इसकी निरंतरता है, वो बनी रहे। तो इस चक्र के दौरान खाद्य पदार्थ का निर्माण हो गया, शुगर का निर्माण हो गया, भोजन का निर्माण हो गया, लेकिन अंत में रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की प्रोसेस के दौरान पुनः वही पदार्थ बनता है RUBP। अब इस दौरान भी ATP खर्च होता है। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान खूब ATP बने थे, NADPH2 बने थे, उनका यहां पर उपयोग होता है। तो ATP काम में आएगा और ADP इसमें बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो चक्र है केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। केल्विन ने खोज की थी, इसलिए इसको केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये केल्विन चक्र या C3 चक्र इन 3 चरणों में संपन्न होता है। RUBP को पहले काम में लिया जाता है, अंत में RUBP का निर्माण भी हो जाता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हैं कि कितने ATP काम आए। 1 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इसमें काम आया है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है यह काम आया है या इसका यौगिकीकरण हुआ है। तो ATP कितने काम आए? ATP कितने ATP लगे इसमें? देखिए, 2 ATP ये और 1 ATP ये। कितने ATP लगे? 3 ATP काम आए, 3। और NADPH2 कितने काम आए? 2। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है ये इस चक्र के दौरान काम आता है, तो 3 ATP और
NADPH2 कितने 2 काम आते हैं। अब यहां पर यदि हमें ग्लूकोज का निर्माण करना है जिसमें कार्बन कितने हैं 6, अब 6 कार्बन वाला हमें ग्लूकोज बनाना है तो ऐसे केल्विन चक्र हम कितने चलाएंगे 6। ऐसे जब 6 चक्र चलेंगे तब जाके ग्लूकोज का एक अणु बनेगा। तो यदि हम डायरेक्ट ग्लूकोज के एक अणु की बात करते हैं, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज की बात करते हैं, तो उसमें कुल कितने एटीपी खर्च होंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 C6H12O6। यदि इसका निर्माण करना है तो एटीपी कितने चाहिए, एक चक्र के लिए 3 चाहिए। तो ग्लूकोज का निर्माण करना है तो चक्र कितने होंगे 6, तो 6 तिये 18, एटीपी कितने लग जाएंगे 18। और NADPH2 एक चक्र में लगते हैं 2, और ग्लूकोज का निर्माण करना है तो चक्र कितने होंगे 6, तो NADPH2 कितने हो जाएंगे 12। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चक्र के दौरान अंत में एक कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण होता है तो कितने एटीपी चाहिए, NADPH2 लगेंगे, और एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करना है तो कितने एटीपी काम आएंगे और कितने NADPH2 काम आते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान ये जो एटीपी है या जो NADPH2 है ये अप्रकाश अभिक्रिया में काम आते हैं। ये जो एटीपी है और जो NADPH2 है इसका निर्माण कहां पर हुआ था, इसका निर्माण प्रकाश अभिक्रिया के दौरान हुआ था। चूंकि C3 चक्र है, इसके बाद में C4 चक्र के बारे में बात करेंगे, तो ये जो चक्र है ये प्रकाश अभिक्रिया के पार्ट नहीं है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के पार्ट तो है, लेकिन ये अप्रकाश अभिक्रिया के पार्ट है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, प्रकाश अवेलेबल नहीं है, उस समय एनर्जी का जो स्रोत होता है वो प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया जो होती है उससे जो एटीपी और NADPH2 बने हैं इनका उपयोग इस C3 और C4 चक्र, या हम कहें कि अप्रकाश अभिक्रिया होती है, उसमें इनका उपयोग होता है। तो इस तरह से जो केल्विन चक्र है, इस केल्विन चक्र के अंदर ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। ये ही केल्विन चक्र है। नेक्स्ट हम बात करेंगे C4 चक्र के बारे में। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।